हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीआरपीएफ एचसीएम यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम्स जो हुए थे 2023 में उसका दूसरा सेट सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 22 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों कि सीएचएसएल जो 2022 वाला प्री जो हुआ था अभी हाल फिलहाल में मार्च में, जो कि 9 मार्च से पेपर स्टार्ट हुआ था, 9 मार्च 2023 से, इसकी भी आंसर की आ गई है। और इसका भी मैं सेट वाइज सॉल्यूशन अभी कर रहा हूं। तो इस सीरीज में मैंने 9 मार्च के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट सॉल्व कर दिए हैं। बेसिकली केवल मैथ्स के क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सीआरपीएफ एचसीएम वाले एग्जाम का भी और सीएचएसएल 2022 वाला ही, दोनों में ही मैं मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और इसमें भी टोटल 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स के देखने के मिल जाएंगे। और वीडियो के बाद पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी किसी और क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एनके मैथ्स आप जाके सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो अपने पास देखोगे, आप फिर से आप देखोगे कि जैसे कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि कई सारे ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत क्लियर विजिबल नहीं होंगे। तो जहां विजिबिलिटी क्लियर ना हो तो कृपया आप उसको 480p से ऊपर के जो पिक्सल्स होते हैं या क्वालिटीज होती हैं उस पे वीडियो को प्ले करें तो आपको वो इजिली विजिबल होगा। ठीक है, फिर भी नहीं विजिबल होता है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आपको अगर पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है तो। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एवरेज का। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज 64। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड is 72 and the average score of students who failed is 42. What is the ratio of the number of students who failed to that of students who passed? यानी कि जो फेल हुए हैं और जो पास हुए हैं उनका रेशियो क्या है। तो ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। कैसे मुश्किल नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर फेल वाले लिख दिए और यहाँ पर मैंने लिख दिया पास वाले। फेल कितने, जो फेल हुए हैं उनका एवरेज क्या है तो आप बोलोगे 42। जो पास हैं उनका एवरेज है कितना भाई 72। पास वालों का एवरेज 72 है, ओवरऑल एवरेज 64 है। बस इनको माइनस करो, नंबर का यहाँ पर रेशियो निकल आएगा। इसको माइनस करोगे 22 आ जाएगा और इसको माइनस करोगे तो आपका 8 आएगा। 2 से काटोगे तो ये 4 दूना 8 और 11 दूना 22, तो आपका 4 और 11 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन्स ए एंड बी इज 2:3। ये उनकी लेंथ का रेशियो हो गया। देयर स्पीड्स आर 60 एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ट्रेन्स ए एंड बी क्रॉस इच अदर कंप्लीटली इन 15 सेकंड। 15 सेकंड में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। व्हेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तब 15 सेकंड लगता है। अब ये कह रहा है कि बी को कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में 370 मीटर लॉन्ग ब्रिज को। ठीक है, बी अगर जो ट्रेन बी है वो 370 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करती है तो टाइम कितना लगेगा। टाइम जो होता है ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस में आपको ये 370 ब्रिज की लेंथ तो लेनी ही पड़ेगी, साथ में जो ट्रेन बी है उसका लेंथ भी चाहिए और अपॉन में उसका स्पीड चाहिए। किसका स्पीड, ट्रेन बी का स्पीड। ट्रेन बी का स्पीड यहाँ पर गिवन है कि 72 का है, बस उसकी लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहले केस में आप देखोगे लेंथ का रेशियो जो है 2:3। ठीक है, अगर मैं पहले केस में पूछूं कि डिस्टेंस कितना हो रहा है, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो डिस्टेंस कितना बनेगा, तो आप बोलोगे डिस्टेंस उनकी लेंथ के योगफल के बराबर बनेगा। डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ देयर लेंथ्स, यही होगा। तो उनका लेंथ कितना होगा या फिर सम डिस्टेंस का कितना होगा ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो टाइम कितना लगता है 15 सेकेंड। ठीक है, और 15 सेकेंड में वो किस स्पीड से क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों को आप सम कर लोगे, दोनों के स्पीड को जोड़ोगे 60 और 72 को, तो 7 और 6 13, यानी कि ये आ गया 132 और गुणा में 5/18। 5/18 किस लिए, मीटर में लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि सेकंड में हमसे आंसर पूछा गया है तो ये 18 से कटेगा, 18 से नहीं कटेगा तो ये कट जाएगा 5 तिया 15 और ये 6 तिया 18, 3 2 5 और 1 6, 6 से ये कट जाएगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12, तो 22 पचे 110 और 110 पचे 11 पचे 55, 550 मीटर का डिस्टेंस आ गया। अब इसमें अगर बी का आपको निकालना है तो इसको 2:3 में ब्रेक कर दो, तो ये 3 और 2 5 की वैल्यू अगर 550 है, यानी कि 1 की वैल्यू 5 से काटोगे तो 110 आ जाएगा
और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 330। तो ये हो गया बी का केवल लेंथ। तो बी का लेंथ यहां पर अगर 330 में पुट कर देता हूं तो ये आ जाएगा 3 और 3 6 और 1 700 और बटा बी का स्पीड। बी का स्पीड कितना है भाई 72 और गुणा में 5 बटा 18 करोगे तो 5 और ऊपर चला जाएगा 18। तो ये 18 चौके 72 और 5 चौके 20 25 100 यानी कि 7 पच्चे कितना आ गया 35। वैसे भी 7 का मल्टीपल आप यहां से 700 आ गया था तो 7 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, आपको बिल्कुल शायद ये विजिबल ना हो तो मैं पढ़ के बता देता हूं। हिंदी वाला दिख रहा है, इंग्लिश वाला मैं पढ़ के बता देता हूं। ये लिखा है अपने पास द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 48 55 एंड 73 सेंटीमीटर। It is inscribed in a circle. What is the area of circle excluding the area of triangle? यानी कि देखो ये एक ट्रायंगल हो गया कह रहा है, ठीक है, और ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ये एक सर्कल के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दें तो ये जो सर्कल का एरिया बच रहा है ये कितना होगा ये बताना है। तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है आप कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए आपको इस सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा, यही बात है ना। अब देखो ट्रायंगल में आपको साइड दिया हुआ है कि एक साइड जो है ट्रायंगल में ये 48 है, एक साइड है 55 और एक साइड है आपके पास 73, ठीक है। अब देखो ये तीनों साइड आपको दे रखा है तो सबसे पहले ये जो सर्कल है बाहर बाहर वाला ये सरकम सर्कल हुआ, तो यहां पर सरकम रेडियस की जरूरत पड़ेगी जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सरकम रेडियस का फॉर्मूला कैसे निकलता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पर आर की वैल्यू निकालने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये तीनों साइड कहीं ट्रिपलेट तो नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रिपलेट हुआ तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि देखो 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, 55 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, जैसे 55 है स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर आप 25 लिखोगे और ये 5 है तो इसके आगे वाले से यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, तो इतना आ जाएगा। ये कब करते हैं जब लास्ट डिजिट 5 हो तभी हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये 5 4 9 हो गया, 2 हो गया और ये 3 और 3 और 2 5। अब 73 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो ये 3 3 9 7 21 2 42, फिर बच जाएगा अपने पास 4 और 7 का स्क्वायर 49 और 4 53। देखो ये इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। और अगर ये ट्रिपलेट है यानी कि ये जो ट्रायंगल था ये एक समकोण त्रिभुज था और ऐसे बाहर बाहर सर्कल बनता। और यहाँ पे जो रेडियस होता है अब ये सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेनस का हाफ होता है, तो इसमें हाइपोटेनस 73 हो गया जो सबसे बड़ी साइड है, तो ये 73/2 हो जाएगा। अब जो ग्रीन पार्ट वाला एरिया है यानी कि शेडेड पार्ट जिसको मैं बोल सकता हूं, तो जो शेडेड रीजन होगा ये कैसे निकालोगे आप, सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 73/2 और फिर से 73/2 यही होगा। और माइनस में ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 48 और हाइट जो होगा वो 55, क्योंकि सबसे बड़ी साइड को तो हम लेंगे नहीं, वो तो हाइपोटेनस हो गया। अब काट लो, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, ये 2 से कट जाएगा 24 बार में, 24 × 120 यानी कि ये 1320 आ जाएगा। और माइनस देखो 73 का स्क्वायर हमने निकाला था कि ये 53 29 है, इसको बस 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9 2 11, यहां पर 9 2 11 सॉरी, देखो ये आएगा अपने पास 9 का 9, 9 और 2 11 का 1, फिर 3 और 2 5 और 1 6, फिर 3 और 5 8 और 5 का 5, 58 619 आएगा ये, ठीक है। तो यहां पर आ गया 58 619 और डिवाइडेड बाई 7 दूना 14, ये करना होगा। अब पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, हमारे लिए इजी होगा। 14 से डिवाइड करोगे तो 14 चौके 56 और बचेगा 2 6 यानी कि 14 एक बार में, और फिर आपके पास बच जाएगा 12 और 1, तो 14 8 112 और 14 7 98, इतना लगभग आ जाएगा। और माइनस का आ गया आपका 1320, माइनस कर लो, 7 में से 0 माइनस करोगे 7, 8 में से 2 माइनस करोगे 6, लास्ट में 6 और 7 इसमें मिल रहा है, तो ये आंसर होगा। अब मैं डायरेक्ट इतना कैसे मिला पा रहा हूं, क्योंकि हमें डेसिमल में जाना ही नहीं है, ये निकटतम पूर्णांक तक ही लेना है, ठीक है। आप पूरा माइनस करके भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जो है अपने पास ये कह रहा है रूपा सेविंग आर 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का 16% वो सेव कर लेती है। अब ये कह रहा है कि अगर उसका सेविंग जो है वो 25% से इंक्रीज हो जाए, एक्सपेंडिचर जो है वो 10.5% से इंक्रीज हो जाए, तो परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एलिगेशन यूज कर सकते हैं, अपने पास इजी होगा। देखो यहाँ पर ये चीज दे रखा है कि जो एक्सपेंडिचर है ये इसकी सेविंग का 16% है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 चौके 16 और 25 चौका 100, यानी एक्सपेंडिचर का
सेविंग से जो रेशियो आ रहा है ये कितना आ रहा है आपके पास 1 मिनट, लगता है गलत हमने लिख लिया। सेविंग्स जो है वो एक्सपेंडिचर का 16% है। 1 मिनट, सेविंग एक्सपेंडिचर का 16% है, यानी कि ये 16% इधर आना चाहिए था। 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो आएगा ये 25 और 4 का आएगा। यही बात है। अब देखो उसकी सेविंग में 25% की वृद्धि हो जाती है, सेविंग में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। एक्सपेंडिचर में 10.5% का वृद्धि हुआ। इनकम में हमें बताना है, वो मालूम नहीं है, इसको छोड़ दो आप। और यहां पर फाइनली सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो आप लोगे कितना, 4 और 25 का, यही बात होगा। अब यहां से आप या तो इनका डिफरेंस इनके डिफरेंस के बराबर रख। अब ये चीज आपको मालूम होगा कि इनका जो सम होता है 29, ये इनके डिफरेंस के बराबर आएगा। इनका डिफरेंस कितना है 14.5। 29 से इसको काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 आ गया, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 2। इसकी वैल्यू अगर 2% है तो बताओ ये वैल्यू कितना होगा, 10.5 से ज्यादा होगा, कितना, 2 ज्यादा होगा। तो ये 10.5 में 2 जोड़ोगे तो 12.5% आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 5 नंबर। इसमें देखिए आपको क्या बोला गया है, 2 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 1 ईयर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि देखो ए के प्रेजेंट एज का डबल जो है वो बी के प्रेजेंट एज के 3 गुने से 1 साल कम है, यही बात है। फिर कह रहा है कि आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ एज इज विल बी 2 years लेस देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ये भी ठीक है, आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के प्रेजेंट, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिख जाएगा। जैसे पहले कहा था कि ए का 2 गुना, यानी कि जो 2a है ये कह रहा है बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है। ये जो है ये 3b से 1 कम है। इसके कहने का मतलब ये है, अब ये कह रहा है कि अब से 5 साल बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम होगी, ठीक है। तो अब से 5 वर्ष बाद ए की आयु, तो वो a+5 हो जाएगा, यही बात है। और b की वर्तमान आयु के 2 गुने से, तो b की वर्तमान आयु तो b है उसके 2 गुने से, यानी कि 2b से 2 वर्ष कम होगा, यही कह रहा है। तो यहां से अब देखो 2-3 तरीके हमारे पास बनते हैं। जो सबसे पहले दिमाग में आती है चीज वो आती है कि ए और बी की वैल्यू निकाल लें और दोनों को माइनस कर लें, लेकिन वो सही चीज है। मान लो एग्जाम हॉल में जनरली यही दिमाग में आएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप कर रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें ओवरऑल ए माइनस बी निकालना है, तो हम क्यों ना किसी तरह से ए माइनस बी बना दें। जैसे यहां से मैं 2b की अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो ये कितना आ जाएगा, a और +7, 2 इधर आ जाएगा, और यहाँ 2b की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, जैसे ये 2a हो गया, ठीक है, और 3b है, तो इसमें से एक b को मैं अलग कर दूं तो 2b बचेगा, और 2b के जगह पर मैं a+7 पुट कर देता हूं, और ये -1 ऐसे ही। ध्यान समझना, 3b को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, b और +2b। तो देखो एक b तो ऐसे रह गया और 2b की जगह पर मैंने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, और -1 भी वैसे है। अब देखो a इधर आएगा तो 2b में से a माइनस होगा तो a बचेगा, 2a में से a माइनस होगा तो, और इस b को भी इधर लेके आओगे तो माइनस का b, और ये 7 में से 1 माइनस होगा 6, ठीक है। a माइनस b ही हमें बताना था तो वो 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हो ये जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो अपने चैनल पर पहले से मौजूद है, इन्हें जरूर से आप देख लो अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि वैसे भी आपको पता होगा कि सीजीएल जो 2023 है इसकी वैकेंसी और इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 3 अप्रैल यानी आज के ही डेट को, और 3 मई तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो आप जरूर से पहले ही फिलअप कर लें, क्योंकि बाद में जो सर्वर है वो बहुत बिजी हो जाता है और साइट ना के बराबर चलने लगता है, ठीक है। लाख कोशिशों के बाद एक बार साइट खुलता है। और जो वैकेंसी है करीब करीब 7500 बोली गई है, ठीक है। और 1 अगस्त तक आप पेपर क्वालिफाइड हो जाने चाहिए, यानी कि जो ग्रेजुएशन है आपका हो जाना चाहिए, तभी आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, अ सम ऑफ रेट दिस इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी such that the ratio of shares of A and B is ratio 4:7, और B और C का रेशियो 5 और 7 है, डिफरेंस बिटवीन C एंड A। देखो आपसे ये कह रहा है कि A और B का रेशियो है 4:7, B C का है 5:6, तो मैं 5:6 यहीं पे ले लेता हूं, और ये C आ गया। इनको कंबाइन कर दो आप तो ये आ जाएगा 7 छके 42 और 7 पचे 35, और ये आ गया 5 चौके 20। किसी भी चीज से कटने से रहा ये। अब इसमें ये कह रहा है कि देखो इनका सम जो है वो 4559 है, यहां से सम ले लो, इन तीनों का सम कितना होगा,
तो आप बोलोगे योगफल हो जाएगा 5 और 2 7, 4 3 7 और 2 9, 97, लेकिन क्वेश्चन में ये है 4559 और आपको बताना है ए और सी का डिफरेंस। तो ये इसमें ए हुआ और ये सी हुआ, इनका डिफरेंस कितने का है? 22 का डिफरेंस है। ठीक है, अब ये बात आप समझ गए कि अगर 22 का डिफरेंस है तो 22 11 का मल्टीपल है, चाहे ये इससे जितनी बार कटे हमें 22 की वैल्यू निकालनी होगी और जो भी आएगा वो 11 का जरूर मल्टीपल होगा और साथ में यहां पर 2 है तो वो एक इवन नंबर भी आएगा, क्योंकि ये देखो ये ऑड है और ये ऑड है, तो ये इवन वाला तो कटने से रहा है, ये कटेगा नहीं, यानी कि फाइनल आंसर जो आएगा वो एक तो इवन होगा यानी कि सम होगा और दूसरा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 से कटेगा। देखो ये सम नहीं है, ये सम नहीं है, इस दोनों में ये 11 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। बाकी आप यहाँ काट पीट के कैलकुलेशन कर लेना अपना अगर करना हो तो। आगे बढ़ जाते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। ये कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी आर द सेम, यानी कि ए और बी का कॉस्ट प्राइस सेम है। ए को 40% के प्रॉफिट पर और बी को 64 रुपए कम पर बेचा गया, सेलिंग प्राइस ऑफ ए, यानी कि ए को 40% के प्रॉफिट पर बेचा गया और बी को ए के सेलिंग प्राइस से 64 रुपए कम में बेचा गया। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में 20% का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी बताना है आपको क्या हुआ। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ के मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही हैं, एक तो कि एलिगेशन अप्लाई कर दें या जनरली हम जैसे सॉल्व करते हैं कर लें। अगर एलिगेशन अप्लाई करोगे तो देखो ए को 40% के प्रॉफिट पर बेचा गया, बी का क्या हाल है पता नहीं, और ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है तो रेशियो ये 1:1 का आ जाएगा। अब ऐसे आप इनको माइनस करोगे तो आप देखोगे कि ये 40 और 20 का अंतर 20 के ही बराबर है, तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो इस 1 की वैल्यू भी 20 आ गई और ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी होगी, तो 20 में से 20 माइनस करोगे तो ये 0 आ गया, यानी कि बी को 0% प्रॉफिट पर बेचा गया। इसका मतलब बी को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया गया, तभी 0% प्रॉफिट हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, तो सीपी पर ही बेचा गया इसको, और इसको बेचा गया है 40% बढ़ा के। इसका मतलब कि ए और बी दोनों का सीपी अगर आप मान रहे हैं कि 100 है तो ए को बेचा गया है 140 में, लेकिन बी को तो 100 पर ही बेच दिया गया, सीपी पर ही, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस आ गया यहाँ पर 40, जिसकी वैल्यू सवाल में 64 दे रखा है कि बी और ए का जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो 64 है। 40% की वैल्यू 64, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से काटोगे इसको 16, और 0 को अगर 100 बनाना है यानी कि 10 को तो ये 10 टाइम्स करना होगा, इसको भी आप 10 टाइम्स करोगे तो ये 160 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आप बिना एलिगेशन के भी बना सकते हैं, आसान था वैसे भी। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा पहले कभी ना कभी। इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, देखो इसको दो पार्ट में ऐसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 30 आ जाए, लेकिन दोनों के जो सम है वो 31 आ जाए। तो देखो 30 आप कैसे कैसे ला सकते हो, आप 6 इंटू 5 कर सकते हो, 15 इंटू 2 कर सकते हो, या फिर 30 इंटू 1 कर सकते हो। आप देखोगे कि ना तो इसका सम 31 आ रहा है ना ही इसका सम, लेकिन इसका सम 31 आ रहा है, तो मैं इसको 30 और प्लस 1 मान लेता हूं, और रूट तो चढ़ाना पड़ेगा आपको, रूट दोनों पे लग जाएगा। वैसे ही यहाँ पे लिखोगे 30 और फिर 1, लेकिन यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि बीच में माइनस है। ठीक है, तो ये रूट 30 और -1 आ रहा है और ये वैल्यू रूट 30 और +1 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस लेना है ना, तो इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो ये रूट 30 और +1, और ये माइनस का रूट 30 और माइनस माइनस +1, तो ये कैंसिल आउट होकर 2 रह जाएगा, तो 2 आपका आंसर है। ये पहले कभी ना कभी आपने अलजेब्रा में किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ सम पीपल इन अ ग्रुप इज वाज 66 किलोमीटर व्हेन 2 पीपल, जिनका वेट जो है वो 57.4 केजी है और साथ में 63.6 केजी है, ये ग्रुप को छोड़ देते हैं और उनके जगह पर इन दोनों वेट वाले और ये एक और आदमी है भाई, 3 लोग आ गए, उनके जगह पर 3 लोग शामिल हो जाते हैं जिनका यहाँ पे वेट आपको दे रखा है। ऐसे में एवरेज वेट 1.5 केजी बढ़ जाता है, तो आपको बताना शुरू में टोटल कितने लोग थे वहां पर। ठीक है, देखो पहले से औसत वजन था 66, जो जानने वाले लोग हैं वो टोटल इतने लेकर के चले गए। ठीक है, मान लो 2 लोग गए और 3 लोग आए, तो 1 जो पर्सन है वो एक्स्ट्रा हो गया। देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम ये देखो पहले जाने वाले कितने हैं, एक तो 57.4 केजी का गया और एक 63.6 केजी का गया, आने वाले 3 लोग हैं, तो हम कंपेयर कर लेते हैं पहले आने वालों से क्या फर्क पड़ा है। देखो जैसे 57 वालों का कंपेयर मैं जो है इसके साथ कर लेता हूं, इसका कंपेरिजन मैं इसके साथ कर लेता हूं, तो बताओ 57.4 गया लेकिन आया 67.2, तो आने वाला कितना ज्यादा लेकर के आया, माइनस कर लो, 12 में से 4 गया 8 और पॉइंट यहां पर बच गया 6, तो 16 में से 7 गया 9, यानी इतना ज्यादा लेकर के आया है आने वाला है। अब देखो इस 65 का कंपैरिजन कर लेता हूं मैं इस 63.6 के साथ,
अब 63.6 वाला गया लेकिन उसके बदले आया 65, तो कितना ज्यादा आया, आने वाला 1.4 ज्यादा लेके आया। अगला जो है भाई तीसरा आदमी जो है, तीसरा आदमी यहां पर लेकर आया है 78.8। अब जो 78.8 आया है ये एवरेज से कितना ज्यादा लेके आया है, क्योंकि एवरेज के बराबर अगर लेके आता या एवरेज के बराबर कोई लेके चला जाए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरेज पे तभी फर्क पड़ता है जब आने वाला या जाने वाला एवरेज से कम या ज्यादा आए या फिर लेकर जाए। तो ये उससे ज्यादा लेके आया है, कितना ज्यादा लेके आया है, तो आप बोलोगे 12.8 ज्यादा लेके आया है। ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया, देखो 12 और 1 13 और 9 3 12 22 और ये 8 4 12 और 8 20, 22 और 2 24 ज्यादा लेके आया है। तो 24 जो है ये बढ़ेगा, लेकिन ये सभी लोगों में बराबर बराबर बंटेगा। क्वेश्चन के हिसाब से सब में 1.5 बटा है, ठीक है। तो बताओ 1.5 कितने लोगों में बांटोगे कि टोटल 24 की वृद्धि हो जाए। तो नंबर आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट या फिर नंबर ऑफ पीपल आप निकाल सकते हो। कैसे, ये 24 और बटा सब में 1.5 बटा, ये पॉइंट हटा दो, 0 लग जाएगा और इससे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 16, यानी कि 16 लोग अभी के टाइम पर है जब 1.5 बढ़ा है। तो पहले कितने थे ये बताओ आप। तो मैं बोलूंगा देखो 2 लोग भागे और इसके बदले में 3 लोग आए, यानी कि अभी के टाइम पर एक आदमी ज्यादा है पहले से। 2 लोग पहले वाले में से गए और 3 लोग शामिल हो गए, यानी कि एक आदमी बढ़ा ओवरऑल। तो जो 16 है इसमें एक आदमी ज्यादा है पहले से, तो पहले वाले एक आदमी कम होंगे, यानी कि 15 होंगे पहले से। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पहले घंटे में 36, अगले 5 घंटे में, देखो पहले घंटे में 36 की चाल से चला, अगले 5 घंटे में 50 की स्पीड से चला और अगले 1 घंटे में वो इस स्पीड से चला। तो ओवरऑल उसका औसत चाल दिया है, तो x का मान बता दो। औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता होगा, औसत चाल जो होता है एवरेज स्पीड, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। अब टोटल डिस्टेंस आप कैसे लिखोगे, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो पहले देखो 36 की रफ्तार से 1 घंटे चला है तो ये 36 किलोमीटर ही हो गया। फिर 50 की स्पीड से 5 घंटे चलेगा तो ये 250 किलोमीटर हो गया, ठीक है। प्लस देखो x घंटे तक 75 की स्पीड से चला तो ये 75 x हो गया। और अब ओवरऑल टाइम कितना लग गया, नीचे टाइम लिख दो। तो आप देखो कि पहले 1 घंटे, फिर 5 घंटे, 6 घंटे और फिर x घंटे x, और ये ओवर आ गया 58.6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बात ये है। इसको क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो ये 6 छक्के 36, 8 छक्के 48 और 3 51 और 6 पचे 30 और 5 35, ये आ जाएगा। और प्लस ये आ गया 58.6 और x, ठीक है। इक्वल टू में सम कितना हो गया, देखो इनको जोड़ लो तो आप बोलोगे कि ये 6 हो गया और फिर 5 और 3 8, ठीक है, 286 और प्लस 75 x। तो x वाले को एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो ये पॉइंट का 6 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5 और ये बच गया 4, तो 14 में से 8 गया तो 6, यही होगा। देखो 6 का 6 आ गया और 6 5 1 11 और 8 6 14 और 1 15, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, इसको आप 75 में से माइनस कर दो तो 0.4 आ जाएगा x, और यहां पर बचेगा 4, तो 14 में से 8 गया तो 6 और यहां बच गया आपके पास 6 में से 5 गया 1, इतना आ रहा है। अब काट के चेक कर लो, ये देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया और ये 4 चौके 16, 4 बार में कटता नजर आ रहा है। x की वैल्यू 4 आएगी, डेसिमल तो आने से रहा और डबल है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आजा भाई। ये देखो इंग्लिश वाला पढ़ देता हूं क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। कह रहा है पाइप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स एंड 22 एंड हाफ आवर्स, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग दिया है कि A 18 घंटे लगाता है टंकी को भरने में और B जो है वो 22.5 घंटे लगाता है। अब ये कह रहा है कि पाइप C इज एन एम्पेटिंग पाइप, C खाली करने वाला है यानी कि आउटलेट पाइप है। When all the 3 pipes are opened together for 3 hours, then 20% of the tank can be filled, यानी कि तीनों को अगर 3 घंटे के लिए खोला जाता है तो 20% टैंक भर जाता है। अब ये कह रहा है कि A and B together are opened for 4 hours, then A is closed and C is opened instantly, यानी कि A को 4 घंटे बाद बंद करके और C को उसी टाइम खोल दिया गया। तो बोल रहा है कितना टाइम लगेगा पूरे टैंक को भरने में। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि A कितना टाइम लगाता है, आप बोलोगे 18 घंटे, B कितना टाइम लगाता है, आप बोलोगे 22.5 घंटे, C का पता नहीं, C आउटलेट पाइप है, खाली करने वाला है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 90, इसका मतलब कि 90 लीटर में मान लेता हूं कि ये हो गई टोटल कैपेसिटी टैंक की।
ठीक है, ये 18 के हिसाब से बढ़ेगा तो 18 पीछे 90 यानी कि 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई और 22 चौके 88 यानी कि 4 इसका आ गया। ठीक है, अब देखो 3 घंटे चलाया जाता है और 3 घंटे में 20% भाग बढ़ पाता है ये। ठीक है, 3 घंटे में टोटल कितना बढ़ा जाएगा, मैं ये पूछूं कि 3 घंटे अगर ए और बी दोनों काम करने लग गए, दोनों पाइप खुला रहा 3 घंटे तक, तो ये 5 और 4 9 के हिसाब से 9 तिया 27 लीटर इन्हें पानी भरना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 3 घंटे में मात्र 20% पानी भरा गया है। 90 का 20% यानी कि 18 लीटर ही पानी भर पाया है 3 घंटे में, यानी कि 9 लीटर जो है वो पानी नहीं भर पाया, वो गायब हो गया। भरना चाहिए था 27 लेकिन भरा 18 लीटर ही, यानी कि 9 लीटर उसमें से माइनस हो गया। और ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि उसी 3 घंटे के अंदर ये खाली करने वाला पाइप भी चल रहा है। तो खाली करने वाला पाइप उस 3 घंटे में कितना खाली कर चुका है भाई, 9 घंटे खाली कर दिया है, तभी तो 9 घंटे कम भरे गए हैं। तो ये 3 घंटे में अगर 9 लीटर पानी खाली करता है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 3 की है, ये हर एक घंटे में 3 लीटर पानी खाली कर देता है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला गया। ए और बी को 4 घंटे के लिए अगर आप चलाओगे तो 4 घंटे में कितना पानी भर देंगे भाई, 5 और 4 9 के हिसाब से 4 घंटे में 36 लीटर पानी तो भर देंगे। अब 90 में से अगर 36 लीटर पानी भर गया तो शेष कितना लीटर और पानी भरना रह गया, 90 में से 36 को आप माइनस कर लोगे, यानी कि 54 लीटर पानी अभी भी भरना रह गया है। और अब केवल बी और सी काम करेंगे, तो आप देखोगे कि बी 4 लीटर पानी भरेगा और सी 3 लीटर खाली कर देगा, यानी कि हर एक घंटे में अब 1 लीटर पानी ही भरा जा सकता है। और 54 लीटर अभी भी भरना रह गया है, तो हर एक घंटे में 1 लीटर भरेंगे तो 54 लीटर भरने में टाइम कितना लग जाएगा भाई मेरे, टोटल 54 घंटे का टाइम अभी और लगेगा। और पहले 4 घंटे का लग चुका है, तो टोटल कितना हो गया, 54 और 4 58 घंटे का टाइम लग गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 2/3 एंड 5/9। इस रेशियो में उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्ट किया। अब ये कह रहा है कि बीइंग अ वर्किंग पार्टनर रिसीव 34% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट फॉर हिज सर्विस। ठीक है, यानी कि बी ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, इसीलिए वो अपनी सर्विसेज के लिए 34% प्रॉफिट का ले लेता है पूरे साल में। अब बी जो है वो 15 लाख रुपए अपने रेशियो जो अपना शेयर है उसके लिए रिसीव करता है, यानी कि बी को जो प्रॉफिट हुआ वो 15 लाख का हुआ एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट बता दो रिसीव्ड बाई ई एनुअल प्रॉफिट, यानी कि ए को टोटल कितना प्रॉफिट मिला। ठीक है, देखो अब एक बात यहां पर आप समझिए, जैसे मान लो ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2/3 और 5/9 के रेशियो में है। इसको ब्रेक करोगे तो 3 3 9 कट जाएगा और 3 दूना 6 और 5 के रेशियो में इन्हें प्रॉफिट भी होगी, क्योंकि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट हुआ उसी रेशियो में प्रॉफिट होगी। यहाँ टाइम तो दोनों के लिए सेम है, 1 साल की बात है। अब देखो ये कह रहा है भाई कि बी को जो मिला वो 15 लाख रुपए मिले। अब बी का जो प्रॉफिट है ये 15 लाख है, यानी कि 3 टाइम्स है, तो इसको भी 3 टाइम्स मिलना चाहिए, तो इसको 6 18 लाख मिलेंगे। लेकिन ये कब की बात है, सवाल में ये कह रहा है कि पहले जितना प्रॉफिट होगा उसका 34% चला जाएगा ए को, क्योंकि ये वर्किंग है, वर्किंग साझेदार है। ठीक है, सक्रिय साझेदार है। अब ये चूंकि वर्किंग पार्टनर है तो इसको पहले ही 34% मिल चुके हैं। उसके बाद जो 68% बचा ना, उसमें ये खेल चल रहा है कि 68 नहीं 66% बचेगा ना, 34% को छोड़ दो तो 66% जो बचा उसमें जो पैसा बंटा वो ऐसे बंटा कि देखो भाई बी को मिला 15 लाख, यानी कि 3 गुना, तो इस ए को भी 3 गुना मिलेगा, यानी कि 18 लाख इसको मिलेगा। तो ये तो हो गया इसकी पूंजी का, इन्वेस्टमेंट का। लेकिन एज अ वर्किंग पार्टनर इसको जो मिला है 34%, वो तो निकालोगे ना। तो आप बोलोगे देखो 34% हटाने के बाद ये बंटवारा हुआ है, यानी कि ये 66% ही है। तो 66% कितना हुआ, 18 और 15 कितना हो गया, 33 लाख। तो यहां से 33 दूना 66, यानी कि 2% की वैल्यू अगर 1 लाख है तो इसको 34% मिला है अलग से, तो 34% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 लाख। तो देखो 18 लाख यहां मिला, 17 लाख और मिला होगा इसको, यानी कि ओवरऑल इसको 35 लाख रुपए मिल गए। तो अच्छा खासा अमाउंट मिला है इसे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल्स सी एंड ई इज 4:5। ये 4:5 है यहाँ पर। ठीक है, देखो सी और ई का जो दे रखा है ये 4:5 है बॉयज और गर्ल्स के लिए। अब ये एक मिनट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन स्कूल सी एंड ई। देखो ये ऐसे है, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि स्कूल सी में अगर आप बॉयज और गर्ल का रेशियो लेते हो तो ये आ जाएगा 4 और 5,
और अगर स्कूल ई में ये निकालते हो बॉयज और गर्ल का रेशियो तो ये हो जाएगा 9 और 16। ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एपियर्ड फ्रॉम सी एंड ई इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट पास्ड फ्रॉम स्कूल ए बी एंड डी। ठीक है, ये बताना है। अब जैसे बोल रहा है वैसे कर देते हैं हम। देखो इसमें क्या बोला है कि सी से और ई से शामिल होने वाली लड़कियां, शामिल होने वाले ये एपियर्ड है जो ब्लू कलर है, और जो आपका ऑरेंज कलर है ये पास्ट है। ठीक है, तो शामिल होने वाला यानी कि ब्लू वाला आपको लेना है। तो ब्लू वाला किसका भाई? सी का और ई का। देखो सी में 270 है और ई में है 300। ठीक है, सी और ई में शामिल होने वाली लड़कियां तो अलग अलग जोड़ना पड़ेगा ना हमें। सी और ई में रेशियो अलग अलग है। सी में देखोगे 270 है तो ये 5 4 9 की वैल्यू अगर 270 है तो 1 की वैल्यू 30 हो गई और 5 की वैल्यू 150 हो गई। तो 150 लड़कियां हैं शामिल होने वाली सी में। ई में देखो 9 और 16 25, 25 की वैल्यू यहाँ पे 300 है। ठीक है, ये 300 हो गया तो 25 चौके 100 और 4 तियां 12, 1 की वैल्यू 12 हो गई तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 को 12 से गुना करोगे तो 160 और 32 192 लड़कियां यहाँ पर हैं। तो टोटल लड़कियां जो शामिल वाली हैं ये कितनी हो गई? 192 और 150, तो ये 2 9 5 14 का 4 और 1 1 2 और 1 3, यानी कि 342 लड़कियां टोटल शामिल हुई हैं। और ये कुल पास्ट का कितना परसेंट है? सवाल में ये पर क्या लिखा है कि ए बी डी में जो पास हुए हैं, तो ए बी डी में पास कितने हुए हैं? देखो पास का अगर मैं लिखूं ए बी डी का तो आप देखोगे ए में 160 है, बी में 180 है और डी में 250 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 6 14 यानी 340, तो यही हो गया। ठीक है, नहीं हमने अलग ले लिया ना, ये 250 नहीं लेना था। 1 मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर ई के बदले डी लेना है ना, तो डी में ये 150 ही है। तो कितना हो जाएगा? देखो 340 यही हुआ था और 150 जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 490। अब सवाल में ये कह रहा है कितना प्रतिशत कम है लड़कियों की संख्या, तो ये देखो ये इससे कितना कम है माइनस कर लो। 10 में से 2 माइनस करोगे 8, और ये आ गया 8 में से 4 गया 4, और ये आ गया आपके पास 4 में से 3 गया 1, तो 148 कम है 490 से, और गुना का 100 तो ये 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको डिवाइड करना है तो देखो दोस्त मैं इसको लगभग 50 मान रहा हूं। ये आ गया 1480 और इसको मैं 50 मानूंगा तो ये जीरो से कट जाएगा और ये 5 तियां 15। ठीक है, 5 तियां नहीं कट पाएगा, ये देखो 5 दूना 10 कट पाएगा। ठीक है, और ये 5 ने में 45, तो 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये करीब करीब 30 के आसपास जा रहा है। तो ये आंसर होगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। देखो वैल्यू मैंने जो डिनोमिनेटर है इसको बढ़ा दिया तो आंसर थोड़ा कम आएगा। तो 29 जो है वो किससे थोड़ा कम है? 30 से थोड़ा कम है। बस इससे और इससे तो बहुत ज्यादा गैप है उसका, और ये तो कम ही है, उससे ऊपर हमें चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि घोल ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात 4 11 और 3 7 है। 3 लीटर ए को 5 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। फिर कह रहा है कि मिश्रण में 1 लीटर जल मिलाया जाता है, तो बताना है कि लास्ट में अम्ल का प्रतिशत क्या होगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो ए का क्या हिसाब किताब है भाई? इसमें वाटर है और साथ में एसिड, एसिड और वाटर है ना। ठीक है, एसिड है और साथ में वाटर है। एसिड है 4 और वाटर है 11। बी का क्या हिसाब किताब है? इसमें एसिड है 3 और जो वाटर है वो है 7। यहाँ पे टोटल कितना है? 15 और यहाँ टोटल कितना है? 10 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए से 5 लीटर लेना है और बी से कितना लेना है भाई? बी से ए से 3 लीटर लेना है, सॉरी ए से 3 लीटर और बी से 5 लीटर। इससे लेना है 3 लीटर और इससे लेना है 5 लीटर। अब देखो चूंकि हमें इसे 11 और 4 के रेशियो में डिवाइड करना होगा तो इसको मैं 30 मान लेता हूं, या फिर 300 भी मान सकते हैं, इसको मैं 50 मान लेता हूं। ठीक है, तो देखो अगर ये 30 होता तो 11 और 4 15 के रेशियो में देखो 11 और 4 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो 15 की वैल्यू 30 है यानी कि डबल है, तो ये 4 की वैल्यू 8 और 11 की वैल्यू 22 हो जाएगी। ये 10 पचे 50 5 गुना है तो ये 3 पचे 15 हो जाएगा और 7 पचे ये 35 हो जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया? इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 23, यानी कि एसिड ओवरऑल मिक्सचर जो दोनों को मिला दिया गया उसके बाद 23 हो गया एसिड, और जो वाटर हो गया वो हो गया 57। ठीक है, अब सवाल लास्ट में ये भी कह रहा है कि वाटर फिर से 1 लीटर ऐड किया जाएगा। तो वाटर जो 1 लीटर ऐड किया जाएगा, आप देख रहे हो सब पर हमने 1 1 जीरो बढ़ा रखा है यानी कि 10 टाइम्स कर रखा है। तो 1 लीटर को हमें 10 मानना पड़ेगा, 10 टाइम्स मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने सब में 1 जीरो लगाया है तो इसमें भी 1 जीरो लग गया। तो वाटर में अब 10 आप ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा? वाटर आपका हो जाएगा 67 और ये तो आपका 23 ही रह जाएगा क्योंकि एसिड ऐड नहीं किया गया। अब फाइनली एसिड कितना परसेंट हो गया? 23 हो गया ओवरऑल कितने में से?
90 में से और इंटू का 100, ये 10 से 10 आ गया। अच्छा नीचे 9 किसमें किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ये दिख ही नहीं रहा है मुझे, लेकिन मैं देख सकता हूं इसको। ठीक है, अभी देख के बता देता हूं। देखो भाई इसमें भी 9 नहीं है ना, इसमें भी 3 है, ये भी चला गया। चलो कोई बात नहीं, फिर ये इकलौता आंसर बच गया। आप चाहो तो इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ता हूं दौड़ते हुए, अगले सवाल पर आते हैं जल्दी से। एक्स और वाई जो है वो एक साथ कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 48 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज एंड जेड ज्वाइंड देम, ऑल द थ्री टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 22 डेज। ठीक है, यानी कि 15 दिनों तक ये इन दोनों ने काम किया, एक्स और वाई ने। देखो ये कह रहा है कि एक्स वाई जो है वो 48 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर 15 दिनों तक काम किया, उसके बाद जेड इनको ज्वाइन कर लेता है और फिर काम जो है वो 22 दिनों में खत्म हो जाता है। इफ द वर्क डन बाय वाई इन 8 डेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय जेड इन 12 डेज, यानी कि वाई के 8 दिन का काम जेड के 12 दिन के काम के बराबर है। तो एक्स जो है वो अकेले 1/12 भाग काम का कितने दिनों में कर सकता है, ये आपसे पूछा गया। देखिए, अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक्स वाई 48 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि उन्होंने 15 दिन तक काम किया, फिर जेड उनके साथ शामिल हो गया और तीनों मिलकर के शेष काम को 22 दिन में खत्म कर सकते हैं। अच्छा बताओ, 15 दिनों तक काम किया तो देखो 48 दिनों में ये काम खत्म कर सकते हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई पर डे कितना काम कर सकते हैं, 1/48, और 15 दिनों में 15/48 काम कर चुके होंगे। 48 में से 15 काम कर दिए तो 33 काम रह गया, और ये जो 33 यूनिट का वर्क है ना, ये कितने दिन में खत्म कर देते हैं, ये 22 डेज में खत्म कर देते हैं इतने यूनिट का। अगर मैं 11 से काट दूं तो 3 यूनिट का जो वर्क है ये 2 डेज में खत्म कर देते हैं। और टोटल जो यहाँ पर है वर्क वो मैं 48 को मान के चल रहा हूं, तो 48 यूनिट का वर्क ये 16 टाइम्स है, तो ये भी 16 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से 16 दूना 32 दिनों में ये काम खत्म कर देंगे। यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों अगर मिलके काम करें तो 32 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। अब यहां से ये बात भी तय है कि एक्स का यहाँ पे दिया है कि वाई का जो 8 दिन का काम है, वाई का 8 दिन का काम ये जेड के 12 दिन के काम के बराबर है, यानी कि वाई और जेड की एफिशिएंसी का जो रेशियो है ये 12 और 8, तो 3 चौके 12 और 2 चौके 8, 3 और 2 के रेशियो में आ रहा है। किसका किसका, वाई का और जेड का। अच्छा अब ये बताओ कि यहां से मैं एलसीएम अगर ले लूं इसका, तो आप बोलोगे कि 96 आ गया और 48 दूना 96 और ये 32 तिया 96 आ गया। लेकिन ये 3 रख पाना मुश्किल काम है, क्योंकि देखो 3 एफिशिएंसी ये कह रहा है कि एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी 3 है, लेकिन आपको पता है कि वाई की एफिशिएंसी ही 3 है यहाँ पर। अच्छा इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं तो जेड की एफिशिएंसी कितनी बच रही है, तो आप बोलोगे 3 में से 2 गया, जेड की एफिशिएंसी 1 बच गया। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी 3 है और एक्स वाई की 2 है, तो इसको माइनस करोगे तो जेड के लिए तो 1 ही बच रहा है, लेकिन यहां पर जेड की एफिशिएंसी 2 है। तो अगर जेड की एफिशिएंसी को 2 बनाना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना हमने चीज एज्यूम कर रखा है, ओरिजिनल को नहीं, जो हमने एज्यूम किया है उसको डबल करना पड़ेगा ओरिजिनल बनाने के लिए। तो अगर आप डबल करोगे यानी कि इसको 2 मानोगे तो इसको आप 6 मान लोगे, और इसको कितना मान लोगे 4, और इसको भी डबल मान लोगे आप, यही होगा। ठीक है, जेड की एफिशिएंसी 2, एक्स वाई जेड तीनों की 6 हो गई, और एक्स वाई की कितनी हो गई 4। अच्छा अब बताओ, हमें एक्स से पूछ रहा है तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी हो गई। अगर एक्स की मैं एफिशिएंसी की बात करूं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि एक्स वाई जेड में से वाई और जेड को माइनस कर दो, या फिर एक्स वाई में से वाई को माइनस कर दो। तो एक्स वाई की एफिशिएंसी 4 आ गई है और केवल वाई की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 में से 3 को माइनस करोगे तो एक एक्स की एफिशिएंसी 1 की हो गई। तो एक के हिसाब से जितने दिन उतने जितने काम उतने दिन लग जाएंगे। तो देखो वर्क कितना करना है भाई, इसको 1/12 ऑफ टोटल वर्क कितना है यहाँ पर 96 का डबल, यानी कि 96 इंटू 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, 6 से ये 16 बार में, यानी कि 16 यूनिट का वर्क है, तो इसको 16 दिन ही लग जाएंगे, क्योंकि ये हर एक दिन में 1 यूनिट ही काम कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक ठाक सवाल था ये भी। अगला सवाल है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 5.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। देखो रेट दे रखा है आपको 20%, टाइम दे रखा है 5.5 ईयर्स, ठीक है, और ये आपको इतना लेस देन अमाउंट द सेम सम फॉर इतना ईयर रेट ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली द सम पूछ रहा है। जैसे ये देखो ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर इतने सालों के लिए 20% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, एसआई जो बनेगा यहाँ पर, ठीक है, वो ये कह रहा है कि इसी में 2772 रुपए कम होंगे सेम सम,
यानी कि प्रिंसिपल सेम रखना है आपको। यहाँ पर जो प्रिंसिपल था वही प्रिंसिपल यहाँ पे रह जाएगा, ये सेम होगा, ठीक है। और टाइम जो होगा ये 1.5 ईयर हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। और ये कह रहा है सेम रेट, रेट जो रहेगा ये 20% ही रहेगा, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि सीआई यहाँ पर हाफ ईयरली से कह रहा है। अच्छा देखो, हाफ ईयरली के केस में आपको सीआई में पता है कि टाइम हो जाएगा डबल, यानी कि जो T2 हो गया ये 3 इयर्स हो जाएगा, इसका डबल, 1.5 का डबल 2 हो गया, और रेट हाफ हो जाता है तो ये 10%। तो सीआई कितना बना होगा, तो आप बोलोगे कि सीआई बनेगा 3 सालों में 10% के हिसाब से 33.1%। यहां पर एसआई कितना बनेगा 5.5 सालों में 20% के हिसाब से। देखो आप ये बोलोगे 5.5 सालों में 20% के हिसाब से बनेगा, 5 दूना 10 और 1 11/2 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो, ये काट लो और देख लो एसआई परसेंटेज में कितना आ रहा है, 2 से 10 बार में, यानी कि 110% आ गया। तो एसआई जो है ये 110% हो गया। सीआई में यहाँ मिश्रधन लिख रखा है, देखो अमाउंट लिख रखा है, ये अमाउंट है। तो सीआई अगर 133% है तो अमाउंट इसमें 100 जोड़ लो, 33.1% सीआई, तो अमाउंट के लिए 100% ऐड करोगे, तो ये 133.1% आ गया। तो सीआई का अमाउंट और एसआई का जो इंटरेस्ट है दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ। तो आप डिफरेंस अगर माइनस करते हो तो ये 0.1 तो आएगा ही, और ये 3 भी आएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो सवाल में दे रखी है वो आपको दे रखी है 2772, और हमें बतानी है 100% की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से अगर काटोगे, डेसिमल हटाओगे तो ये 0 लग जाएगा, और इससे ये कितनी बार में कटेगा। देखो यूनिट डिजिट भी अगर आप निकालोगे तो 1 को 2 बनाने के लिए आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि लास्ट में 2 ही आएगा। 4, 5 और 5 तो नहीं आ सकता है, कभी नहीं आएगा, क्योंकि 5 रहने का मतलब यूनिट डिजिट यहाँ 5 ही आता। आप काट के भी चेक कर सकते हो, वो 12 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम्स। आगे बढ़ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 17। ये सिंप्लीफिकेशन है आपका, 7/8 आ गया, और डिवाइड को मल्टीप्लाई आप लिखोगे, लेकिन इनको एक साथ मिलाकर मल्टीप्लाई आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऑफ का जो प्रक्रिया होता है वो हम करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई लिखते हो तो ये 4 तियां 12 और 2 14, तो 14 आ जाएगा नीचे, 4 तियां 12 और 2 14, और 3 ऊपर रह जाएगा। और गुना ये भी चेंज हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5 है, तो 5 नीचे और 4 ऊपर, ये बात हो जाएगा। और माइनस ये 1/4 आपका एज इट इज रह जाएगा, और प्लस यहाँ पर भी वही केस है। देखो पहले ये ऑफ वाला होगा, फिर ये डिवाइड होगा, तो ये 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया, और मल्टीप्लाई लिखोगे तो ये 5 तियां 15 और 3 18 नीचे आएगा, और 5 ऊपर, और ये 6 जो है ये ऊपर चला जाएगा, और 5 नीचे, यही बात होगा। और माइनस ये 5/18। चलो आगे काट पीट कर लो, इसमें आप काटना चाहोगे तो काट लोगे, ये देखो 7 से कटेगा ना, 7 दूना 14, ठीक है। और 2 से कटेगा 2 दूना 4, और 2 से कट गया 4 दूना 8, तो ये तो आ गया अपने पास 3 और बटा 4 25 20, माइनस ये आ गया 1/4, और प्लस ये देखोगे कि ये कट जाएगा आपके पास 5 से 5 और 6 तियां 18, तो ये आ गया 4/9 अपने पास, और माइनस 5/18। एलसीएम अगर लेने की आप कोशिश कर लो तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास, देखो 18 में तो 9 शामिल ही है, 20 लाना बाकी है। अगर एलसीएम में 180 को ही मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 20 9 में 180 और 9 तियां 27, चलो इसी से लिखते हैं, ठीक है। और माइनस 4 से 45 बार में कट जाएगा, और 9 से 20 बार में कट जाएगा, तो 20 चौके 80, और माइनस 18 से 10 बार में, तो ये 50 आ गया, ठीक है। तो ये 45 और 50 कितना हो गया अपने पास 95, और इनको जोड़ोगे तो ये 107 और माइनस का 95 आ गया, सही है ना, और बटा 180, ये कितना आ जाएगा भाई 5 और 7 12/180 आ गया। 12 से काटोगे तो ये देखो कितना बार में आएगा, 12 एक बार में, और 12 25 60, तो 1/15, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर निकल गया अपने पास। आगे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, x% की 2 डिस्काउंट देने के बाद इसे 612.5 में बेचा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 2x% का इकलौता डिस्काउंट दे दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। वेरी गुड, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं जो इजीली आप समझ भी पाओगे। जैसे देखो 800 रुपए इसका मार्क प्राइस था, ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना बन गया 612.5, ये डेसिमल हटा लो और यहाँ 0 लगा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 बार डिस्काउंट दिया है ना, पहले इसका रेशियो निकाल लो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको काट पीट कर लो। 125 से कट जाएगा क्या, 125 से नहीं, चलो पहले 25 से काटते हैं, तो ये 25 चौके 100 कटेगा, और 25 से इसको काटोगे तो 25 दूना 50, ठीक है, फिर 25 चौके 100, और 25 बचे 125,
और अभी भी 5 से कट जाएगा, जैसे इसको 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 और 5 नेम 45 और ये 5 दुना 10, तो 8 दुना 16 चौका ये 64 आ गया और ये इतना आ गया। अब देखो ये 2 बार डिस्काउंट है तो आपका स्क्वायर रूट इसको ले लो, 3 बार रहता तो क्यूब रूट ले लेते, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये 4 आ गया, 4 नहीं ये कितना आ जाएगा 8 और ये आ गया 7। अब 8 से 7 हो गया यानी कि एक का डिस्काउंट मिल गया 8 पे, तो 1/8 कितना होता है 12.5% यानी 12.5%, और यही x परसेंट का मान है। तो 2x% का अगर आप डिस्काउंट दोगे तो 12.5 का डबल यानी 25% का डिस्काउंट दे दोगे, ठीक है। तो 800 में से अगर 25% का डिस्काउंट दोगे, 800 का 25% होता है 200, 800 में से 200 छोड़ दोगे तो 600 में बेचोगे उसको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ए और बी का कार्य जो है वो 18 और 40 दिन में काम कर सकते हैं। पहले दिन बी शुरू करता है और फिर एक एक दिन ये काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखो भाई ये 18 दिन ए और बी जो है ये 40 दिन लगाता है, तो दोनों का एलसीएम जो होगा वो 360 में मान लेता हूं, ठीक है। तो ये 4 छक्के 24 और 18 से 18 दुना ये ज्यादा लग रहा है, 9 दुना 18 180, 360 माने तो 18 दुना 36 ये 20 लग रहा है, और ये 4 में 9, 20 और 9 ठीक है, सही लेके चल रहे थे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले दिन बी काम करेगा यानी कि 9 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन अगर ए काम किया तो ये 20 यूनिट काम करेगा यानी कि 29 यूनिट का वर्क हो जाएगा कितने दिनों में, 2 दिनों में। बात सही है। अब 2 दिनों में 29 यूनिट का काम हो रहा है तो हमें किसके पास जाना है भाई, हमें 360 के नजदीक जाना है। लेकिन पहले दिन बी काम कर रहा है तो 9 कम ही लेके जाना है, 360 में से 9 अगर कम करोगे तो 351 के आसपास जाना चाहिए। तो 29 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये भाई 351 के आसपास चला जाए। देखो 29 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 290 ही पहुंचेगा, 11 से यानी कि और एक बार 29 होगा, लगभग 12 से मुझे लगता है कि चला जाएगा। तो 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करो, 12 में 108, 10 बचेगा और 12 गुना 24 और 10 34, देखो 348 तक चला गया। इसको भी 12 गुना कर लो तो 12 दुना 24 यानी कि 24 दिनों में टोटल कितना काम हो गया, 348 काम हो गया। इसमें से अगर 348 काम हो गया तो अभी भी 12 यूनिट का वर्क रह गया। अब देखो 24 दिन के बाद 25वें दिन यानी कि जब 25 डेज होगा तो 25वें दिन फिर से बी काम करने जाएगा और 9 यूनिट इसमें से काम कर देगा तो 3 यूनिट और बचा रह जाएगा। तो 25 दिनों में भाई आपका जितना भी काम हुआ, देखो 48 और 9 8 17 यानी कि 357 यूनिट का काम हो गया और 3 यूनिट का काम बाकी रह गया। तो आप बोलोगे 25 दिन तो लग गए, अब ये 3 यूनिट का जो काम बचा है ये कौन काम करेगा भाई, अब ये ए जाके काम करेगा, तो नीचे आ गया 20, तो 25 3/20 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ये कह रहा है कि कहने दो भाई, इसको नहीं कहने दोगे, 1 मिनट। ये देखो ये कह रहा है कि एक 9 अंकों की संख्या है जो इतनी लंबी चौड़ी लिखी है, मैं अलग से साफ सुथरा लिख देता हूं, 8 9 4 7 x 1 9 y एंड 2, दिस इज y। अब ये कह रहा है कि ये 72 से टोटली डिविजिबल है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है 3x और प्लस 4y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अच्छा देखो अगर ये 72 से डिविजिबल है यानी कि 8 इंटू 9 से डिविजिबल होगा, 8 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब लास्ट का 3 डिजिट 8 से कब डिवाइड होगा, देखो जैसे अगर ये 9 है मान लो, इसको मैं 9 ही मान के चलूं तो आप बोलोगे 12 8 96, तो 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 9 तो सेट ही हो जा रहा है, y की वैल्यू 9 आ गई। देखो अगर मैं इसको 992 लेता हूं और 8 से आप डिवाइड करोगे तो 12 8 96, 3 2 8 चौके 32 कट जा रहा है, और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए मैंने मैक्सिमम से ही शुरू किया। पहले 9 चेक करते, फिर 8 चेक करते, फिर नीचे आते, और 9 सेट कर गया यानी कि यही मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो y की जगह पर अगर मैं 9 यहाँ पे पुट कर लूं, फिर चेक करूं कि अब ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। ये 9 से, तो देखो मैं दूसरे कलर से दिखा, ये ओवरऑल बना कितना पहले ये समझो आप, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 7 x 1 9, y को भी 9 और 2। अब ये अगर 9 से कट रहा है तो 9 वाले तो हटा दो पहले, फिर 8 और 1 9 ये भी हटा दो, 7 और 2 9 ये भी हटा दो, तो बच गया x और प्लस 4। अब अगर ये 9 से कट रहा है तो x की वैल्यू हमें 5 ही लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यही है, ठीक है। इससे ज्यादा लेंगे तो ये 9 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह पर आप 5 पुट कर दो तो ये 5 3 15, और y की जगह पर 4 तो 9 चौके 36, तो ये आ गया 9 6 5 11 और 3 और 1 4 और 1 5, 51 इसका सही आंसर आ गया, ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं। अगला कह रहा है कि 21,200 रुपए का ऋण x% की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। दर जो है वो 12% है, तो x का मान क्या है? ठीक है, x यानी कि इंस्टॉलमेंट आपसे पूछ रहा है कि इंस्टॉलमेंट कितना का भरा जाएगा। देखो 12% जो है इसका मतलब हुआ 3 चौके 12 और 25 चौका 100, यानी कि 25 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो इंस्टॉलमेंट आपका 25 और 3 28 रुपए का बनना है। ठीक है, एक साल बाद। और ये कह रहा है कि 2 वार्षिक किस्तों में, तो अगला साल ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 625, और ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी 28 का स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां भी 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां भी 28 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। तो ये 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 25 दिया 75, यानी कि ये पूरे पूरे 700 आ गया। 25 अठे 200 और 25 दूना 50 और 20 70। ठीक है, और ये 625 तो है ही। तो ओवरऑल जो यहाँ पर ऋण आ गया यानी कि जो लोन है वो कितने का आ गया, 5 2 और 7 6 13 1325 रुपए का आ गया आपका लोन का अमाउंट। ठीक है, और यहां से हर एक इंस्टॉलमेंट जो बना है वो कितना बना है, 28 गुना में 28 का। अच्छा बताओ, अब एक चीज और समझो आप, अगर 1325 हमारा लोन का अमाउंट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये कितना है 21,200, और हमें वैल्यू जो निकालनी है ये 28 गुना 28 का निकालना है कि क्या आएगा। अब यहां से दो चीजें हम सोच सकते हैं, पहले अगर कैलकुलेशन नहीं करनी है तो पहली बात कि 28 गुना 28 का मतलब आंसर वही पॉसिबल है जो 4 से कट जाए, 16 से कट जाए, 7 से भी कट जाए। ठीक है, ये देखो ये 4 से नहीं कट रहा है, ये भी 4 से नहीं कट रहा है, ये दोनों 4 से कट रहा है। अब दो ऑप्शन है, या तो हम 16 का डिविजिबिलिटी चेक करें या फिर 7 का चेक करें। 7 से भी चेक कर सकते हो, इसको अगर 7 से आप काटोगे तो ये 7 एक बार में, 5 और 5 7 7 49, 6 और 4 ये नहीं कटा। इसको 7 से चेक करोगे तो 5 5 7 7 49, यानी 6 4 7 9 63, 7 दूना 14, ये 7 से कट रहा है, ये हो गया आंसर। जब ये नहीं कटा तभी ये गलत हो गया और इकलौता ऑप्शन बच गया था, वही आंसर हो जाता। या फिर आप काट पीट के यहाँ आंसर निकाल लो, डिजिटल सम भी लगा सकते हो आप। अगला सवाल कह रहा है कि व्हेन दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर के, द रिमेनिंग इन ईच केस इज p। जो p है वही रिमेनिंग हो रहा है। अब ये आपसे 2k माइनस 3p की वैल्यू पूछ रहा है। पहले दिस का मतलब समझ लो कि ये क्या है भाई, ये है अपने पास 1395, 2247 और है अपने पास 3738। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर k से जब इनको डिवाइड किया जाता है तो हर एक केस में जो रिमाइंडर आता है वो p आता है। तो आपको वैल्यू बतानी है 2k और माइनस 3p की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो k और p निकालना पड़ेगा पहले। अब इन्होंने ये वाली वैल्यू पूछ के ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया इसे। सबसे पहले डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस करोगे 2, फिर 14 में से 9 माइनस करोगे तो 5। ठीक है, 7 में से 5 माइनस किया 2, और ये 14 में से 9 माइनस किया हमने 5, और ये बच गया 11 में से 3 गया तो 8, ये आ गया। इनका डिफरेंस कितने का है भाई, ये लिख लो, 8 में से 7 गया 1, फिर बच गया 13 में से 4 माइनस करोगे तो 9, और यहां बच गया अपने पास 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4, यही आएगा। और यहां पर 1 आ गया और, ठीक है, 3 में से 2 माइनस करोगे। अब फिर फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस देख लो, 8 में से 5 माइनस करोगे 3, और ये बच गया 3, तो 13 में से 9 माइनस करोगे 4, और यहां बच गया 6, तो 6 में से 3 माइनस करोगे 3, और यहां पे आ गया 2, यही आएगा। अब क्या करना होगा, अब हमें इनका लेना है HCF। इनका जो HCF आएगा ना वही वैल्यू होगा किसका भाई, K का, जिससे डिवाइड किया जा रहा है। अच्छा अब बताओ HCF क्या हो सकता है। पहले आप देखोगे कि 8 2 10 और 5 15, 3 से कट रहा है, ये 9 कट ही रहा है, 4 2 6, 3 से कट रहा है तो 3 मैं लेता हूं कॉमन। HCF यानी का जो हाईएस्ट वैल्यू जो कॉमन लिया जा सके। अगर 3 आप कॉमन लेते हो तो ये कटेगा 3 से, देखो 3 दूना 6, फिर बच गया अपने पास 2 और 5, तो 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12, ये 3 चौके 12, 3 निम 27 और 3 सत्ते 21। इसको काटोगे तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 एक बार में कट गया। किसी और चीज से कट सकता है क्या, देखो 7 से कटता नजर आ रहा है, 7 चौके 28 और 7 से काटोगे 7 चौके 28 और 7 एक बार में। 41 से क्या ये चीज कटेगा, 41 से काटोगे तो 41 एक बार में और बच जाएगा 8 और 7 नहीं, 41 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी ये कट सकता है। इसको मैं लिख सकता हूं कि ये 4 गुना में 4 सत्ते 28, 4 एक बार में, ये 71 से कटेगा क्या 7 बार में, देखो 7 गुना 71 करके, तो 7 एकम 7 सत्ते सत्ते 49 कट जा रहा है, और ये भी 71 से कट जाएगा कितनी बार में भाई, 11 बार में। तो 71 भी मैं कॉमन ले सकता हूं, इसमें से 71 भी कॉमन ले सकता हूं, यानी कि जो ओवरऑल HCF बनेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
वो तो बनेगा अपने पास 71 इंटू 3, लेकिन आपको ये बात पता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 7 तियां 21 और 3 एकम 3 213 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज साफ साफ बोला है कि जो k है ये 2 डिजिट का नंबर है, k इज अ 2 डिजिट नंबर। तो इसमें से हम 3 को तो ले नहीं सकते हैं और इसको भी नहीं ले सकते हैं, तो 71 को हमें लेना पड़ेगा। तो जो k की वैल्यू आ गई ये आ गई 71, और अगर ये 71 है तो 71 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो। जैसे मान लो मैं 1395 को ही डिवाइड कर देता हूं और जो रिमाइंडर आएगा वो p का वैल्यू हो जाएगा। 71 से इसको काटोगे तो 71 एक बार में ही कटेगा और ये बच गया 8 और 13 में से 7 गया 6 और ये आ गया 5। तो इससे 9 बार में हम काट देते हैं, 9 एकम 9 और 9 से 63, तो ये बच गया 15 में से 9 गया 6 और ये 4 46, ये हो गया p की वैल्यू। और हमसे पूछा गया था 2k और -3p, तो 2k यानी कि 71 का डबल 142 और 3p यानी कि 138, तो 8 4 12 4 आ गया और ये भी एक टाइम टेकिंग सवाल निकला। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु का जो मूल्य है वो क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ता है और फिर 38% घट जाता है, लास्ट में मूल्य इतना है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। लास्ट मूल्य है इसका 483.60। एक बार 20% और एक बार 30% बढ़ा है तो 100 बटा ये 120 बढ़ने के लिए, और 100 बटा 130 ये भी बढ़ा है, और जब 38 घटा है तो 100 बटा 38 माइनस कर दो तो ये 62 आएगा। अब इनको काट पीट लेना है सही से। काट पीट के चक्कर में इस पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 से इसको काटने की भरपूर कोशिश करते हैं। 12 चौके 38, 48 और 0 और 12 तियां 36। अब क्या इसको 13 से हम काट पाएंगे? 13 तियां 39 और 13 एक बार में काट पाएंगे, और 31 से ये 31 दूना 62 और 20 से ये 20 25 100, तो ये ओवरऑल 500 बच गया, जो कि आपके लाख मिन्नतों के बाद आ चुका है। अगला सवाल जो है अपने पास ये कह रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक कोन इज 260 पाई। ठीक है, एक कोन दे रखा है आपको, एक मिनट, ये मैंने कोन बना दिया। ठीक है, अब इसमें आपको इसका सरफेस एरिया दे रखा है यानी कि CSA जो होता है पाई RL, ये दे रखा है आपको 260 पाई। और कह रहा है कि जो हाइट है दोस्तों, हाइट जो इसमें दे रखी है ये दे रखी है 26 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसको रिकास्ट किया जाता है मेल्ट करके सॉलिड राइट सर्कुलर, यहां पर सिलेंडर बनाया जाता है रेडियस 5। इसको रिकास्ट किया जाता है एक सिलेंडर में जिसमें रेडियस कितना है दोस्तों 5 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई R और H, तो यहाँ पर हाइट हमें चाहिए। अच्छा, आप एक बात समझ लो कि यहाँ अगर हाइट निकालना है तो हमें ये भी बात पता है कि जब एक चीज को मेल्ट करके दूसरा चीज रिकास्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम होता है, तो वॉल्यूम हम सेम कर लें, लेकिन यहां से पहले L की वैल्यू निकालते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R हमें पता नहीं है भाई, L भी पता नहीं है, चलो वो बाद में पता करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसका वॉल्यूम यानी कि 1/3 पाई R और उसका H 26, ये इसके वॉल्यूम यानी कि पाई R स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और इंटू हाइट के बराबर होगा। अब यहां से अगर आप कुछ निकालना चाहते हो तो पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दोगे, और H की वैल्यू यहाँ पे पता है नहीं भाई, तो H की जो वैल्यू बच रही है ना ये बहुत ही डेंजर बच रही है। अब देखियो मैटर फर्स्ट जो गया हमारे पास वो ये कि यहाँ से L और R कैसे पता करें, तभी हम यहाँ R रख पाएंगे, इसमें हम कैपिटल R यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जूम कर लेते हैं, हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। जैसे मान लो हिट एंड ट्रायल, ये 26 है ना, ये चीज 26 है, तो आपको पता है कि ये 5 12 13 पे सेट हो रहा है, ये 13 का डबल है तो ये 12 का डबल, लेकिन यार कहां से, ये फिर L की वैल्यू 26 होती तो ना, L की वैल्यू 26 होती तो सेट करता ना यहाँ पे। अच्छा मैं समझ गया, बिल्कुल यार, ये स्लांट हाइट ही दे रखा है ना यहाँ पर, ये L का ही वैल्यू 26 दे रखा है, बाई मिस्टेक मैं H 26 मान रहा हूँ, तो L की जगह पर अगर आप 26 पुट कर लोगे तो 26 से 26 कट ही जाएगा, R की वैल्यू 10 आ जाएगी, और R की वैल्यू अगर ये 10 है तो यहाँ से आप देखोगे कि ये हम यहाँ से निकाल पाएंगे H की वैल्यू। फिर तो ये बहुत ही गड़बड़ कर दिया मैंने ना, क्योंकि ये 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, तो ये 100 आता बेसिकली, और फिर ये 25 चौके 100 कट ही जाता। ठीक है, इस R को गायब कर दो तो H की वैल्यू आपको मिल जाता 26 चौके 6 चौके 24 का 4 और 2 चौके 8। देखो मैं पूरा मिटा के और फिर से ही बना देता हूँ। देखिए मामला क्या है, ये कोन हो गया और यहाँ पर मैंने बना दिया आपका एक सिलेंडर। ठीक है, कोन में जो दे रखा था वो L दे रखा था, इसीलिए हम गलती कर रहे थे, ये L दे रखा है था। ठीक है,
और एल चूंकि दे दिया था तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पाई आर और एल, तो एल की जगह पर अगर मैं 26 पुट कर दूं, ये 260 दे रखा था, इससे ये कट जाता और पाई भी दिया था, पाई से पाई कट जाता तो आर की वैल्यू 10 आ जाता। अब आर की वैल्यू जैसे ही 10 लिखा तो हमने एच लिख देता हम, क्योंकि ये देखो 5 12 13 का डबल हो रहा है ना, 5 का डबल 10 हो गया और 13 का डबल 26, तो 12 का डबल 24, ये एच का मान आ जाता। अब दोनों की वॉल्यूम हम सेम करते, यहाँ पे आर आपको कितना दे रखा था, 5 दे रखा था, यहाँ का एच अभी हमें मालूम नहीं है तो हम एच निकाल सकते हैं। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और इंटू एच, और इसका वॉल्यूम 1/3 पाई और आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 और इंटू एच यानी कि 24 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये देखोगे पाई से पाई कट गया, 3 से कट गया, 3 अट्ठे 24 और 25 चौके 100, यानी एच की वैल्यू 8 चौके 32 आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, सिलेंडर का, ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2 पाई और आर के जगह पे कितना भाई 5, और अंदर 5 और प्लस एच के जगह पर आप लिखोगे 32, तो ये 5 दूना 10 और 32 और 5 37 यानी कि 370 और पाई आ जाता इजिली। हमने इसलिए गलती कर दिया क्योंकि हम एच की वैल्यू को 26 मान रहे थे। अगला और आज का अंतिम सवाल जो बहुत ही कोशिशों के बाद आया हुआ है, 1 घंटे बाद, देखो ये कह रहा है कि ओ एक पॉइंट है जो कि इंटीरियर पॉइंट है ट्रायंगल पी क्यू आर का, और जो एंगल पी ओ क्यू है वो एंगल क्यू ओ आर के बराबर है और वो आर ओ पी के भी बराबर है, और पी क्यू आर एंगल 60 है, ओ पी 16 है, ओ आर 12 है, तो आपसे ओ क्यू पूछा है। देखिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ ही कर देता हूं बड़ा सा, ये हो गया अपने पास ट्रायंगल, नाम है इसका पी क्यू आर। इसके इंटीरियर में मान लो कोई पॉइंट ओ है, इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया, इसको भी मिला दिया और इससे भी मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो पी ओ क्यू, क्यू ओ आर और आर ओ पी, ये तीनों ही एंगल क्या है, सेम है। तीनों एंगल सेम है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक पॉइंट पे सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 120, ये भी 120 और ये भी 120 का हो गया, ठीक है, तीनों सेम हो गए, 120 120 120। अब देखो मान लो ये पूरा एंगल आपको दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर 60 दे रखा है, ये पूरा 60 दे रखा है। इस 60 में अगर मान लो मैं इसको बोलता हूं कोई एक एंगल, मान लो ये x है, तो ये कितना बनेगा 60 माइनस x, यही होगा। अच्छा ये वाला एंगल कितना बनेगा बताओ, तो आप 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, यही होगा ना। या एक और काम कर सकते हैं, मान लो 180 में से ये 120 चला गया तो बचा 60, अब 60 में से इसको माइनस करोगे तो ये एंगल बच जाएगा। 60 में से जब 60 माइनस x को माइनस करोगे, देखो 60 में से हम माइनस कर रहे हैं किसको, 60 माइनस x को, तो ये तो x ही आएगा ना, तो ये वैल्यू x आ गया। और यहां भी वही बात है, देखो जब एक 120 है, एक x है, तो एक आया है 60 माइनस x, यहां भी एक 120 है, एक x है, तो एक कितना आ जाएगा आपके पास 60 माइनस x, ठीक है। और वही हाल इसमें भी रहेगा, या फिर चलो इसी दोनों में हम काम कर सकते हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल तो अब सिमिलर हो गया, देखो ट्रायंगल पी क्यू और ओ ये हो गया सिमिलर किसके, ट्रायंगल पी पर x है ना, तो यहां पर q, q ठीक है, और r और o के, ठीक है, ट्रायंगल q r o के बराबर हो गया। अब यहां पर देख लो हमें बताना क्या है भाई, हमें बताना है ओ क्यू, ओ क्यू किसके सामने आ रहा है, ओ क्यू जो है वो x के सामने आ रहा है, तो इसमें देखो x के सामने है ओ क्यू और डिवाइडेड बाई जो दे रखा है वो आपको ओपी दे रखा है, ठीक है, ओपी 16 दे रखा है, ये वैल्यू 16, तो ये 60 माइनस एक्स के सामने कितना है 16 है, ठीक है। अब इसमें रख लो, पहले हमने x के सामने रख लिया तो इसमें x के सामने कितना आएगा ओ आर, ओ आर भी आपको दे रखा है यहाँ पर 12, तो वो आ गया 12 और डिवाइडेड बाई 60 माइनस एक्स के सामने क्या आ गया ओ क्यू, तो ये ओ क्यू हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो 60 गुना 12, तो 16 चौके 64 गुना में 3 इसको लिख सकते हो 60 गुना 12 को, तो ओ क्यू जो आएगा वो अंडर रूट ऑफ आएगा 64 गुना में 3, यानी कि ये 8 रूट 3 आ गया, और 8 रूट 3 आपको यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है। ये भी अच्छा सवाल था, ये आखिरी सवाल था इस वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पांस रहा तभी फिर से मैं बोल रहा हूं अगली वीडियो आएगा, तो रिस्पांस अच्छा तभी मिलेगा जब आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिएगा, ठीक है। तो शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक बहुत लोग नहीं करते हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। देखो मान लो मैं ये मान के चलता हूं कि ठीक है मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें से मान लो किसी को 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ आया, ठीक है,
कम से कम आपको 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन तो समझ आया, 20 नहीं चलो 10 ही क्वेश्चन आप समझ पाए, तो 10 क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो उसके लाइक नहीं कर सकते हो आप, एक अजीब बात है। चलो इसी मोटिवेशन और इसी समझदारी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।